अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने इस मश्क की दूसरी मंजिल का आगाज़ किया, जिसमें हमने पहले 6 सवालात 15.1 से लेके 15.6 तक हल करना सीख लिए। आज इस सफ़र में मज़ीद आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे मज़ीद 4 सवालात 15.7 से लेके 15.10 यानी कि 10वें सवाल तक हल करना सीखेंगे। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि इन सवालात में हमने किन तसव्वुरात का और अपने सीखे गए किस इल्म के हिस्से का इत्तलाक़ करना है। तो चलें चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम इस सफ़र में मज़ीद आगे बढ़ चुके हैं और आज आगाज़ करेंगे सवाल नंबर 7 से। सवाल नंबर 15.7 में हमसे पूछा यह जा रहा है कि एक तजर्बे की मदद से वजाहत करें कि मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली किसी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस करती है। अब इसके लिए हम एक सर्किट तैयार करेंगे। सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि सर्किट में एक कॉइल है और इस कॉइल को जोड़ा गया है एक अदद गलवानोमीटर के साथ। गलवानोमीटर के साथ जोड़ने के पीछे वजह यह है, या गलवानोमीटर जोड़ने का मकसद ये है कि हम इस बात को साबित कर सकें कि क्या इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुई है या नहीं, और उस इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट पैदा होगा जिससे गलवानोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब डिफ्लेक्शन होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इस सर्किट में करंट आ गया है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक लेनी पड़ेगी एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का हम जानते हैं एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। अब अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिमत को जाहिर करना चाहूँ तो हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं कुछ इस तरह से, और साउथ पोल में दाखिल होती हैं ये कुछ इस तरह से। और अगर मज़ीद इसको मैं एक्सटेंड करूं, इसको बढ़ाऊं, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगी कि नॉर्थ से दाखिल होंगी और साउथ के नॉर्थ से शुरू होंगी और साउथ में दाखिल होंगी, और इधर से भी बिल्कुल यही कहानी चलेगी कि ये नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में दाखिल होंगी कुछ इस तरह से। अब अगर मैं इस मैग्नेटिक बार को हरकत दूं आगे की जानिब, तो यहाँ पे देखें कि अभी फर्ज करें कोई एक या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजर रही होंगी, लेकिन जब मैं इस मैग्नेटिक बार को इस कॉइल के नज़दीक लेके जाऊंगा तो इस कॉइल के नज़दीक ले जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब की बार ज़्यादा तादाद में इस कॉइल के अंदर से गुजरेंगी। यानी कि मैं ये कह सकूंगा कि अब कॉइल के अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद तब्दील हो गई है। और हमने ये पढ़ा हुआ है फैराडे लॉ के मुताबिक कि जब किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद में तब्दीली रूनुमा हो तो उसकी वजह से सर्किट में इंड्यूस करंट आता है। अब जैसे ही इस सर्किट की कॉइल में गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली वाक़या होगी तो उस तब्दीली की वजह से सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से सर्किट में इंड्यूस करंट पैदा होगा, और उस इंड्यूस करंट की मौजूदगी को साबित करने के लिए गलवानोमीटर की सुई जीरो से डिफ्लेक्ट होकर किसी एक सिमत में मुड़ जाएगी। अब अगर मैं इसे उलट करूं कि जब मैं इसे पास ले गया तो अब फर्ज करें कि इसमें से 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। अब मैं जैसे ही इसे वापस खींचूंगा तो पहले अगर 5 लाइनें गुजर रही थी तो फर्ज करें अब 2 लाइनें गुजरना शुरू हो गई। तब्दीली अब भी आई कि पहले 5 गुजर रही थी, अब 2 लाइनें गुजर रही हैं। तो तब्दीली की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली की वजह से दोबारा इस सर्किट में एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होगा, लेकिन अब की बार इंड्यूस करंट की मौजूदगी को साबित करने के लिए गलवानोमीटर की सुई जो डिफ्लेक्ट होगी, जो मुड़ेगी, वो ऑपोजिट यानी कि मुखालिफ सिमत में मुड़ेगी। फर्ज करें कि पहले अगर गलवानोमीटर की सुई दाईं जानिब मुड़ी थी तो अब की बार ये गलवानोमीटर की सुई बाईं जानिब मुड़ेगी, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि करंट की सिमत जो है इसके अंदर तब्दील हो गई है कि पहले अगर करंट ज्यादा हो रहा था अब करंट की मिकदार कम हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। चले हम फैराडे के कानून की इबारत भी लिख देते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि इंड्यूस्ड
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली की शरह के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इस बात को हम अब साबित भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे इस सवाल का जवाब ये मुकम्मल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, जिसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली के नतीजे में पैदा होने वाली इंड्यूस ईएमएफ की मिकदार का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है। ईएमएफ पैदा तो हो चुकी है, लेकिन ईएमएफ किन किन अवामिल के बढ़ाने से बढ़ेगी और किन किन अवामिल के कम करने से ये कम होगी। अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर के दौरान आपको एक फार्मूला लिखवाया था, और फार्मूले में मैंने बताया था कि फार्मूला होता है E यानी कि ईएमएफ बराबर है VBL। यहाँ पे V जो है यह बताता है रिलेटिव स्पीड को, कि कॉइल और बार मैग्नेट की स्पीड रिलेटिव कितनी ज्यादा है। B बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, और ये L बताएगा कि इस कॉइल की लेंथ कितनी है। तो इससे हम लोग इस बात का तायुन करेंगे कि यहाँ पे तीन किस्म के अवामिल हैं जो कि ईएमएफ पे मुनहसिर हैं। सबसे पहला तो है रिलेटिव स्पीड, किस किस की, मैग्नेटिक बार और कॉइल की। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि मैग्नेटिक बार और कॉइल की रिलेटिव स्पीड। अगर मैं ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक बार को मूव करवा रहा हूं, इसे हरकत दे रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा तेजी से तब्दील होंगी। ज्यादा तेजी से तब्दील होंगी तो ज्यादा ईएमएफ पैदा होगी। लेकिन अगर मैं बिल्कुल कम मिकदार में कम स्पीड के साथ इसको हरकत दे रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम स्पीड से तब्दील होंगी। कम स्पीड से तब्दील होंगी तो इसमें पैदा होने वाली इंड्यूस ईएमएफ भी कम होगी। दूसरा जो है वो है जी मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की तादाद को, उसकी स्ट्रेंथ को मैं बढ़ा दूं, कि फर्ज करें कि अगर यहाँ पे मैं एक ऐसा बार मैग्नेट लेके आऊं कि जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो उससे इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की कुव्वत। और तीसरा जी किस पे है जी, कॉइल की लेंथ के ऊपर। तो इस तरह से हमने ये तीन मज़ाहिर देख लिए हैं कि जिन पे इंड्यूस ईएमएफ मुनहसिर होती है। तो अगर इन तीन में से किसी एक को भी बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से पैदा होने वाली इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगी, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से सर्किट में करंट का बहाव भी बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल की भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवालात की जानिब। जी तो अजीज़ तलबा और तालबात, हम बढ़ चुके हैं आज के लेक्चर के तीसरे और वैसे ये सवालात का इयादा इस हिस्से का नवा सवाल है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि सर्किट में इंड्यूस करंट की सिमत बयान करें। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को हम पिछले दो सवालात में पढ़ के आ गए हैं कि जब भी किसी सर्किट के अंदर, किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली वाक़या होगी, तो उस तब्दीली की वजह से उस सर्किट के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, और उस इंड्यूस ईएमएफ से एक इंड्यूस करंट पैदा होगा। अब उस इंड्यूस करंट की सिमत किस तरह से आपने बयान करनी है, ये इस सवाल में देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी पूछ रहा है कि जब इंड्यूस करंट की सिमत आप मालूम कर लेते हैं, तो हमने ये देखा था कि ये जो मजहर है ये बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक है। अब ये बताना है कि ये मजहर एनर्जी कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक किस तरह से है। इसके लिए पहले ये समझ लें कि एनर्जी कंजर्वेशन का कानून आखिर है क्या। कंजर्व का मतलब होता है बेटा जी कि कांस्टेंट रहना, एक चीज
तब्दील नहीं हो रही, वो हमेशा एक जैसी रह रही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के कानून की इबारत कुछ इस तरह से है कि एनर्जी ना पैदा की जा सकती है ना तबाह की जा सकती है, बल्कि उसे एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। फर्ज करें कि मैं चाहता हूं कि मैं एक सर्किट को घुमा दूं, तो सर्किट को घुमाना है तो इसका मतलब है मुझे सर्किट के अंदर मैकेनिकल एनर्जी लेके आनी है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी खुद ब खुद पैदा नहीं हो जाएगी, मुझे सर्किट को कोई ऐसी दूसरी एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर पढ़ा कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तब्दील कर देती है मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह से अगर आप अपने हाथों को रगड़ें तो हाथों को रगड़ने का अमल क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल एनर्जी से आपके हाथों के अंदर हरारत पैदा हो जाती है, आपको अपने हाथ गर्म महसूस होते हैं, तो उस एनर्जी को हम नाम देते हैं थर्मल एनर्जी। इसमें हमने क्या किया है, अपनी मैकेनिकल एनर्जी को तब्दील किया है थर्मल एनर्जी के अंदर, पैदा नहीं की, सिर्फ एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील की है। अब बढ़ते हैं कि इंड्यूस करंट की सिमत किस तरह से हमें मालूम पड़ती है। उसके लिए हमारे पास एक साइंसदान का कानून है जिसका नाम है लेंज। लेंज ने जी एक कानून दिया था जिसकी मदद से हम ये पता चला सकते हैं कि किसी भी सर्किट में पैदा होने वाली इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस करंट है उसकी सिमत क्या होती है। तो लेंज के कानून की इबारत कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि सर्किट में इंड्यूस करंट हमेशा उस सिमत में बहता है जिससे ये उस तब्दीली की मुखालिफत करता है जिसकी वजह से ये पैदा होता है। यानी कि जो चीज इंड्यूस करंट पैदा कर रही है ये उसी की मुखालफत करेगा, जो चीज पैदा कर रही है उसी की मुखालफत करेगा। किस तरह से, फर्ज करें कि हमने कहा था कि ये हमारे पास एक अदद कॉइल है और इस कॉइल को हमने जोड़ दिया था एक अदद गलवानोमीटर के जरिए, और गलवानोमीटर के साथ जोड़ने का हमने मकसद ये बताया था कि हमें पता चल जाए कि वाकयातन इस सर्किट में इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। अब हमने एक ली थी बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट का फर्ज करें कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब अगर मैं इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेके जाऊंगा तो मुझे पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली की वजह बनेगी। अब अगर ये कॉइल इसकी मुखालफत करेगी तो वो किस तरह से करेगी, अगर इसकी मुखालफत करनी है तो लाजमी बात यह है कि ये इसको आगे बढ़ने से रोके, और आगे बढ़ने से किस तरह से रोकेगी, अब चूंकि इसके अंदर करंट पैदा हो गया है तो ये एक मैग्नेट बन जाएगी, और मैग्नेट बनने के बाद ये खुद को इस तरह से तरतीब देगी कि ये इसके आगे बढ़ने की मोशन की मुखालफत करे। तो उसके लिए इसे बनाना पड़ेगा इधर साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल। अब अगर ये आगे बढ़ रही है, सामने आ गया साउथ पोल, साउथ पोल को क्या करेगा, दफा करेगा, तो आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होगा। लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ पे साउथ पोल ना होता बल्कि साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल होता और इधर नॉर्थ पोल की बजाय मौजूद होता साउथ पोल, तो क्या कहानी होती, मैं इसको आगे बढ़ाता, हल्का सा मैं इसे आगे बढ़ाता, ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को क्या कर लेता, कशिश कर लेता, जिसकी वजह से अब मैंने हल्की सी मैकेनिकल एनर्जी दी और उसके बाद मुझे खुद ब खुद ढेरों इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती जा रही है। अगर एनर्जी मिलना इतना ही आसान होता तो हमें क्यों इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एनर्जी बनाने के लिए। तो जिसका मतलब है कि हम एनर्जी को यहां पैदा करवाना शुरू हो गए कि हमने हल्का सा इस मैग्नेटिक बार को धक्का दिया, मैकेनिकल एनर्जी दी, और उसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ढेरों जाउल्स में बनना शुरू हो गई, और ये वाज़ियतन
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून की मुखालफत है कि हम एनर्जी बना नहीं सकते, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये मजहर एनर्जी कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक है। तो लिहाजा यहाँ पे नॉर्थ पोल नहीं होगा बल्कि हमेशा यहाँ पे साउथ पोल बनेगा और इसके मुखालिफ सिमत में बनेगा नॉर्थ पोल, अगर ये इसके पास आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं इसको पीछे की जानिब खींचूं, तो अब पीछे की जानिब खींचने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली रूनुमा हो रही है। तो जैसे ही मैं इसे पीछे की जानिब खींचूंगा तो अब तब्दीली रूनुमा होने की वजह यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है। तो ये चाहेगा कि ये तब्दीली भी मेरे अंदर ना आए, तो ये इसको पीछे जाने से रोकेगा और पीछे जाने से रोकने के लिए इसे इस मैग्नेटिक पोल को, मैग्नेटिक बार को कशिश करना पड़ेगा। और कशिश तभी करेगा जब ये खुद को इस तरह से बना लेगा कि अब इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा और इधर साउथ पोल आ जाएगा। जैसे ही नॉर्थ साउथ के सामने आएगा तो दोनों एक दूसरे के साथ कशिश होंगे, जिसकी वजह से ये कोशिश करेगा कि ये पीछे की जानिब हरकत ना करे। और यही वो मजहर है कि जिसकी वजह से ये एनर्जी कंजर्वेशन के कानून के ऐन मुताबिक काम करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आ गई है। तो चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब, जो कि है 15.10। 15.10 में हमसे कहा यह जा रहा है कि लेबल डायग्राम की मदद से एसी जनरेटर की साख्त और इसके काम करने के असूल को बयान करना है। अब आप स्क्रीन पे इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि डायग्राम में आपको सबसे पहले तो ऊपर एक शाफ्ट नजर आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि ये किस सिमत में मोशन करेगा। और हम जानते हैं कि जनरेटर एक ऐसा आला है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को तब्दील करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करना है तो लाजमन हमें इससे पहले मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि आएगी इस शाफ्ट की मदद से। कि शाफ्ट की मदद से हम इसे घुमाएंगे और जैसे ही हम इसे अपनी मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो जैसे ही ये कॉइल घूमेगा तो घूमने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली आएगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली की वजह से उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होगा और करंट इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में आपको आउटपुट की सूरत में दे देगा। तो अब देखें, आपको एक अदद नजर आ रहा है शाफ्ट, जिसे लिखा हुआ है कि मोशन की सिमत इस तरह से होगी। साथ ही आपको एक परमानेंट यानी कि मुस्तकिल मैग्नेट नजर आ रहा है नॉर्थ और साउथ पोल। एक आर्मेचर यानी कि कॉइल नजर आ रहा है जो कि हमने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस आर्मेचर के साथ जुड़े हैं 2 अदद स्लिप रिंग्स और स्लिप रिंग्स के साथ जुड़े हैं 2 अदद कार्बन ब्रशेस और कार्बन ब्रशेस के साथ जुड़ा हुआ है गल्वेनोमीटर। और ये गल्वेनोमीटर बताएगा कि किस तरह से इसमें इंड्यूस करंट आया है। अगर आया है, इसकी सुई जो है ये मुड़ जाएगी तो इससे साबित हो जाएगा कि वाकईतन मैकेनिकल एनर्जी तब्दील हो चुकी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये जो डायग्राम है ये देखने में थोड़ी सी डरावनी लग रही है, तो क्यों ना मैं ये डायग्राम आपके लिए थोड़ी सी आसान करके बना दूं। हम लेंगे एक अदद मैग्नेट और वो मैग्नेट है जी इस तरह से कि ये आ गया इसका नॉर्थ पोल और इसके बिल्कुल सामने आ गया इसका साउथ पोल। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा हुआ है एक अदद कॉइल। कॉइल कुछ इस तरह से है कि कॉइल का ऊपर वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है एक अदद शाफ्ट के जरिए और इस शाफ्ट को मैं घुमा रहा हूं कुछ इस डायरेक्शन में, इस सिमत में। अब जैसे ही मैं इस शाफ्ट को घुमाऊंगा तो शाफ्ट के घूमने की वजह से कॉइल भी घूमना शुरू करेगा। कॉइल घूमेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली वाक़या होगी। फिर कॉइल को जोड़ा गया है 2 अदद स्लिप रिंग्स के जरिए। फर्ज करें एक स्लिप रिंग ये आ गया, दूसरा स्लिप रिंग इस जगह पे आ गया। स्लिप रिंग्स के साथ जोड़े गए हैं 2 अदद कार्बन ब्रशेस और इन कार्बन ब्रशेस के जरिए जो सर्किट को कंप्लीट करके मुकम्मल करके जोड़ा गया है एक अदद सर्किट को जोड़ा गया है एक अदद गल्वानोमीटर के जरिए, जो कि ये बताएगा कि अब सर्किट के अंदर करंट पैदा हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको लेबल भी कर देते हैं। यहाँ पे फर्ज करें एक शाफ्ट है और शाफ्ट क्या करेगा, इस आर्मेचर को मूव करवाएगा, हरकत देगा। ये आगे जी हमारे पास मैग्नेट, ये हमारे पास आ गया आर्मेचर। ये 2 चीजें जो कि हैं यहाँ पे ये हैं जी स्लिप रिंग्स और स्लिप रिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं कार्बन ब्रशेस और ये रहा हमारे पास गल्वानोमीटर।
देखें जी, मैंने बहुत ही मुश्किल डायग्राम को आपके सामने आसान करके बना दिया है। तो आपने भी इसी तरह की डायग्राम अपने एग्ज़ाम के अंदर, अपने पेपर के अंदर बनानी है ताकि आप मुश्किलात के अंदर, पेचीदगियों के अंदर ना पड़ें। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में सिखाए गए सवालात भी आपको समझ आ गए हैं और आपने इसके नोट्स बनाना हरगिज़ नहीं भूलना। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सीख चुके हैं मज़ीद 4 सवालात का हल और अब मजमूई तौर पर आप इस हिस्से के 10 सवालात को हल करना सीख चुके हैं। आपने आज के लेक्चर में सीखे गए सवालात को भी अपने नोट्स पर लिख लेना है ताकि नोट्स आपके मुकम्मल होते चले जाएं और आपके लिए आसानियां बढ़ती चली जाएं। तो मज़ीद जितने भी सवालात बाकी रह गए हैं वो सीखेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।